नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। चुनावी राज्यों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चुनाव प्रचार जारी है। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजस्थान में परिवर्तन संकल्प यात्रा में हिस्सा लिया और कई जनसभाओं को संबोधित भी किया। इस दौरान सीएम ने राजस्थान सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि राज्य सरकार की नाकामी के कारण कई योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पाई। राजस्थान के अंदर अनेकों काम हो रहे थे। आज मैं देख रहा था, इस रथ पर सवार होकर जब आया, अनेकों जगह पर तमाम सड़कों पर गड्ढे दिखाई दे रहे थे, पूरा रथ हिल रहा था। तो मैंने कहा भाई, ऐसा लग रहा है कि यहाँ कांग्रेस की सरकार होगी। इसीलिए यहाँ पर जो है, क्योंकि मैं कल मध्य प्रदेश में था, पूरे दिन भर कल मैं मध्य प्रदेश में था। मध्य प्रदेश की सड़कें अच्छी है, उत्तर प्रदेश की सड़कें अच्छी है, उत्तराखंड आ जाएंगे तो आप चार धाम जाने वाली आप सड़कों को देखेंगे। आप आइएगा, देखिए, सब चार धाम के दर्शन करिए। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ। तो आपको लगेगा कि चार धाम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सब चीजें आगे बढ़ रही है। यहाँ पर बलात्कार का राज है, यहाँ पर कानून व्यवस्था खराब है। किस प्रकार से माताओं बहनों के साथ अभी हमारे मदन दिलावर जी बता रहे थे, और हम लोग भी देखते रहते हैं किस प्रकार से दरिंदगी की हर हदें यहाँ पर पार कर दी गई है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो गई है। और लाल डायरी के बारे में तो आप सब जानते ही जानते हैं लाल डायरी के बारे में। और एक इन्होंने देखे घमंडिया गठबंधन बना दिया है। इस समय घमंडिया गठबंधन और उसके उदयनिधि स्टालिन वहां के मंत्री हैं तमिलनाडु के, वो कहते हैं कि हम समाप्त कर देंगे सनातन को। ये सनातन, ये डेंगू की तरह है, ये मलेरिया की तरह है, ये वायरल फीवर है। इस प्रकार की संज्ञा उस सनातन को देते हैं जो सनातन सबके दीर्घजीवी होने की कामना करता है, जो सनातन न नया है न पुराना है, जो सनातन पहले भी था, अब भी है, और जो हमेशा रहने वाला है, वो सनातन है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला आरक्षण बिल पर बयान दिया है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महिला आरक्षण विधेयक को न भूतो न भविष्यति की श्रेणी में बताते हुए कहा कि मातृशक्ति का सशक्तिकरण हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में रहा है, इसलिए मातृशक्ति से संबंधित दर्जनों योजनाएं उन्होंने शुरू की हैं। जहाँ 140 करोड़ भारतवासियों के मान सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक नए संसद भवन में कामकाज शुरू हुआ, सभा शुरू हुई, वहीं कल हमारे देश के इतिहास में एक ऐसा दिन जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के पहल के कारण से महिला आरक्षण संसद के अंदर पेश हो गया। निश्चित रूप से इस बिल के पेश होने से और इस बिल के आगे बढ़ने से देश के अंदर मातृशक्ति को उत्थान के लिए हर क्षेत्र में उनकी सहभागिता मिलेगी, उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा। यह ऐतिहासिक है, भूतो न भविष्यति। पहले प्रधानमंत्री हैं आदरणीय मोदी जी आज़ादी के बाद देश की, जिन्होंने मातृशक्ति के उत्थान के लिए जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से लगातार कभी बेटियों को बचाने के लिए, बेटियों को पढ़ाने के लिए उन्होंने शुरू किया, लखपति दीदी योजना प्रारंभ की, इसी प्रकार से इज्जत घर बनाने का काम शुरू हुआ, जनधन के खाते खोले और उज्ज्वला गैस योजना शुरू करी। तो मातृशक्ति का उत्थान उनकी हमेशा से प्राथमिकता में रहा है और ये काम भी जो है एक उसी दिशा में है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मातृशक्ति के उत्थान के लिए ये बिल संसद के अंदर महिला आरक्षण बिल को संसद में पेश कर दिया गया है, जिसको लेकर देश भर की महिलाओं में जश्न का माहौल है। महिलाएं के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जता रही हैं। राजधानी देहरादून में बीजेपी महिला मोर्चा ने प्रदेश कार्यालय पर ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर जश्न मनाया। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्यसभा में जो आरक्षण बिल पेश किया गया है, इससे दोनों ही सदनों में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी होगी। इस निर्णय से हम सभी खुशी की लहर पड़ चुकी है। देखिए, अभी तो मातृशक्ति के लिए बहुत ही खुशी का, प्रसन्नता का दिन है और हम तो सभी मातृशक्ति उत्तराखंड की, पूरे देश की मोदी जी को कोटि कोटि नमन और वंदन करते हैं। बहुप्रतीक्षित मांग जो महिलाओं की थी कि लोकसभा और विधानसभा में भी महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले,
आज उस मांग पे आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने मोहर लगाई है। हम सब बहनें बहुत ही खुश हैं और जरूर लोकसभा में अब सभी बहनों को, हमारी बहुत सारी बहनों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। देखिए, राजधानी देहरादून स्थित दून अस्पताल में नए जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिरकत की। जन औषधि केंद्र उद्घाटन के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि दून अस्पताल में रेड क्रॉस की ओर से जन औषधि केंद्र खोला गया है। इसके माध्यम से आम लोगों को सस्ती दरों पर दवाइयां उपलब्ध हो पाएंगी। साथ ही कहा कि उत्तराखंड के सभी जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में जन औषधि केंद्र खोले जाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि जन औषधि केंद्र से मरीजों को 25% से 80% तक अनेकों दवाइयां रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाती हैं। देखिए, आज रेड क्रॉस संस्था के द्वारा हमारे मेडिकल कॉलेज में जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया गया है और अभी तक रेड क्रॉस के पास 4 जन औषधि केंद्र हो गए हैं। यहाँ पे 25% से लेकर 80% तक की दवाई पे सब्सिडी भारत सरकार भी देती है और मैं ये कह सकता हूँ कि अब हमारे जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे अब सभी जगह हम जन औषधि केंद्र खोल रहे हैं ताकि गरीब लोगों को बड़ी राहत मिलने का काम हो जाएगा। देखिए, आज रेड क्रॉस संस्था के द्वारा मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से प्रसिद्ध चौपाता इलाके में मंगलवार रात वन विभाग और प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान संयुक्त टीम ने चौपाता बद्रीनाथ हाईवे के किनारे हो रहे अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध भी किया है, लेकिन प्रशासन के आगे उनकी एक नहीं चली। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड क्रांति दल ने रात के समय की गई इस कार्रवाई को सरकार की तानाशाही बताया। उत्तराखंड और के केंद्रीय मीडिया प्रभारी मोहित टिमरी ने कहा कि प्रदेश सरकार तानाशाही रवैया अपनाए हुए है। रात के समय इस प्रकार की कार्रवाई किए जाना सरासर गलत है। देखिए, उत्तराखंड सरकार तानाशाही पर उतारू हुआ आई है। कल देर रात तुंगनाथ घाटी के मक्कू बैंड में वहां पर ढाबे और जो पुरानी छानियां लोगों ने बनाई थी उसको वन विभाग और प्रशासन की टीम ने तोड़ डाला है। गुपचुप तरीके से इस अभियान को चलाया गया, किसी को इसकी कानो कान खबर तक नहीं लगी। ऐसा शायद ही अंग्रेजों के ज़माने में भी कभी हुआ हो। जिस तरह से सरकारें यहाँ के मूल निवासियों का उत्पीड़न कर रही हैं, जो लोग रोजगार कर रहे हैं अपने छोटे ढाबे चलाकर, उनको जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। देखिए, उत्तराखंड सरकार तानाशाही पर उतारू हुआ आई है। कल देर रात नैनीताल में स्वास्थ्य सचिव उत्तराखंड डॉक्टर आर राजेश ने बुधवार को पीटी पांडे जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस बीच छायाकार अमित शाह की मौत के मामले में उनके परिजनों और अन्य स्थानीय लोगों ने लचर स्वास्थ्य व्यवस्था का विरोध जताया है, जिस पर सचिव ने सीएमओ और पीएमएस को व्यक्तिगत रूप से तलब होने के निर्देश दिए हैं। स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य सचिव का विरोध करते हुए वापस जाओ के नारे लगाए। वहीं स्वास्थ्य सचिव ने लापरवाह डॉक्टरों पर कार्रवाई की बात कही है। है अगर कि बंदे की हालत सीरियस है, वो नहीं बचेगा, तो डॉक्टर खुद यहाँ पे क्यों नहीं आया है? सबसे पहले जिम्मेदारी डॉक्टर की क्या होती है? वो आना, डॉक्टर ने आना और खुद अटेंड करना चाहिए ना पेशेंट को। या आप मैसेज में व्हाट्सएप पे मैसेज कर दोगे कि आप इनको हल्द्वानी रेफर, और आप कर भी रहे हो तो फिर आप सुविधा दो ना रेफर करने की। आप एम्बुलेंस बुलाइए, आप उसको एडमिट कीजिए। यहाँ पे एडमिट भी नहीं कर रहे हो आप सीधे कह रहे हो घर लेके जाओ, देख लेना। हम तो आप यहाँ पे डॉक्टर को तो पहले आप सबसे पहले उसको सस्पेंड कीजिए, जो खुद यहाँ पे देखने नहीं आ सकता है। सुबह आके डांट रहा है। कंप्लेंट्स पहले आए थे, पिछली बार भी मैं यहाँ पे आया था और इस पे काफ़ी अंकुश लगाया है, लेकिन स्थिति इम्प्रूव करने की और ज़रूरत है और इसको इम्प्रूव हम लोग कराएंगे। जैसे मैंने बताया, अभी सीएमओ और सीएमएस दोनों को तलब किया है मैंने देहरादून, और इसमें जो विस्तृत रिपोर्ट लेके पूरा जो है सिचुएशन सिनेरियो समझकर जो कार्रवाई करनी है और उसके खिलाफ करेंगे। और
उत्तराखंड राज्य को बने 23 साल हो चुके हैं। राज्य बनने के बाद बच्चों, महिलाओं और पुरुषों की गुमशुदगी के आंकड़े डराने वाले हैं। इन 23 सालों में राज्य के 37,000 से ज्यादा लोग गुम हो चुके हैं। उत्तराखंड के डीजीपी का दावा है कि 23 साल में गुमशुदा हुए 90% लोगों को ढूंढ लिया गया है। दरअसल एक आरटीआई के रिपोर्ट के बाद उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने समीक्षा करते हुए ये बात कही है। अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस की कोशिश रहती है कि कोई भी बच्चा या फिर लड़की गुमशुदा हो तो तत्काल टीम काम करती रहे, और साथ ही साथ बताया कि कई बार बच्चे नाराज होकर घर से चले जाते हैं। कुछ लड़कियां शादी के लिए अपनी मर्जी से चली जाती हैं। ऐसे कुछ कारण रहते हैं जिनमें पुलिस उन लोगों को ढूंढ नहीं पाती है। इसके बावजूद पुलिस का सफलता प्रतिशत बहुत हाई है। इसके साथ ही ऑपरेशन इस्माइल में भी अधिक से अधिक गुमशुदाओं को तलाश किए जाने के लिए सभी जनपदों के निर्देशित किया गया है। गुमशुदाओं की तलाश किए जाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, मैं तो ये इसको उस रूप में कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड पुलिस इस मामले में बहुत ही संवेदनशील है और हमारे आंकड़े जो हैं वो देश के टॉप मोस्ट में से हैं। पिछले 23 सालों में जितने लड़के बालक गायब हुए हैं उसके 96% हमने रिकवर किया, और इसी तरह बालिकाएं जितनी गायब हुई उनके भी 96% रिकवरी है। महिलाओं की 90% रिकवरी है। और हम लोग पिछले 8 साल से हर साल 1-2 महीने का ऑपरेशन स्माइल चलाते हैं। नैनीताल में 121वें मां नंदा देवी महोत्सव का आगाज बुधवार को हो गया है। नगर की सबसे पुरानी धार्मिक संस्था श्री राम सेवक सभा द्वारा महोत्सव की तैयारियां पिछले काफी दिनों से की जा रही हैं। मां नंदा सुनंदा की मूर्ति निर्माण के लिए पहली बार केले का पेड़, कदली वृक्ष हल्द्वानी से लाया जा रहा है। देवियों की प्रतिमा बनाने में सिर्फ केले के पेड़ का ही उपयोग किया जाता है। इसके पीछे लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। मान्यता है कि मां नंदा सुनंदा कदली वृक्ष के रूप में आती हैं, जिसके बाद केले के पेड़ की प्राण प्रतिष्ठा कर इस दिन रात्रि से ही मूर्ति निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मां नंदा सुनंदा की मूर्ति को दर्शन के लिए मंदिर प्रांगण में स्थापित किया जाता है। केले का पेड़ जिस जगह से लाया जाता है उस जगह के लोग पहले स्वयं ही केले के पेड़ को वहां से मूर्ति निर्माण के लिए ले जाने का आग्रह करते हैं। यह एक अनूठी परंपरा है। केले के पेड़ से मूर्ति निर्माण की परंपरा मनुष्य को प्रकृति से जोड़ती है। कदली वृक्ष मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों का आधार स्तंभ है। अनुरोध करेंगे श्री विमल चौक। मां नंदा सुनंदा महोत्सव का यहाँ पे सुंदर आगाज हुआ है। अभी यहाँ पे उद्घाटन हुआ है। हमारे बीच में कई अतिथियों ने सामूहिक रूप से इसका उद्घाटन यहाँ पे किया और आज के बाद जब हम कदली वृक्ष से अभी हल्द्वानी को प्रस्थान करेंगे और कल जब वहाँ से हम लौट के आएंगे तो आप देखिएगा पूरा माहौल जो अभी से नंदामय है और ज़्यादा नंदामय हो जाएगा। चारों तरफ मां नंदा सुनंदा के जयकारों के संग घोषों के साथ पूरी जनता जनमानस हमारे साथ यहाँ पे पूरे शहर का भ्रमण करेगी। उसके बाद कदली वृक्ष की पूजा अर्चना के बाद उनका मूर्ति निर्माण का कार्यक्रम हमारा यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा और 23 तारीख को ब्रह्म। और चलिए यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। चमोली जिले के जोशीमठ विकासखंड के पगनो गांव में कई मकान टूटकर जमींदोज हो गए, जिससे ग्रामीण भय के साए में जीने को मजबूर हैं। मंगलवार को उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी ने पगनो गांव पहुंचकर नुकसान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान करने का भरोसा भी दिलाया। गौरतलब है कि गांव में आई आपदा से कई मकान जमींदोज हो चुके हैं। कई परिवारों को राहत शिविर में रखा गया है। 40 से 45 परिवार खतरे की जद में आए हैं। तो खतरे की जद में जो परिवार आए हैं उनमें से पूर्व में भी मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया था और 15 से 20 परिवारों को सुरक्षित जगह पर रखवा दिया गया था। जो नए परिवार अभी खतरे की जद में आए हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर रखने की कार्रवाई शुरू हो गई है। संभवतः आज शाम तक सभी परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित कर दिया जाएगा। उससे अभी लगभग 40 से 45 परिवार खतरे की जद में आए हैं। तो खतरे की जद में जो परिवार आए हैं उनमें से पूर्व में भी मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया था और 15 से 20 परिवारों को सुरक्षित जगह पर रखवा दिया गया था। जो नए परिवार अभी खतरे की जद में आए हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर रखने की कार्रवाई शुरू हो गई है। संभवतः आज शाम तक सभी परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित कर दिया जाएगा।
उत्तराखंड के प्रतिष्ठित दून बिजनेस स्कूल में रैगिंग का मामला सामने आया है। पीड़ित छात्र ने जो वीडियो जारी किया है उसमें सीनियर छात्रों से बुरी तरह से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। रैगिंग की शिकायत प्रबंधन से करने के बाद प्रबंधन ने रैगिंग करने वाले छात्रों के साथ ही पीड़ित को निष्कासित किया है। इससे गुस्साए छात्रों ने दून बिजनेस स्कूल में जमकर हंगामा कर दिया। वहीं एसएसपी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए बताया कि सेलकुई थाना क्षेत्र की तहरीर के आधार पर 150 से 200 अज्ञात छात्रों के खिलाफ बलवा और सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज किया गया है। एसएसपी का कहना है कि इस मामले में कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही को देखते की बात भी सामने आई है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और ये पूरी जिम्मेदारी है यहाँ के इंस्टीट्यूट की, और जो भी यहाँ चला रहे हैं उनको ये बताना चाहिए कि अगर उनके यहाँ पर कोई इंटरनल डिस्प्यूट है, छात्रों के बीच में कोई इंटरनल डिस्प्यूट से लॉ एंड ऑर्डर हो सकती है, कोई रैगिंग का इश्यू आ रहा है जो सेंसिटिव होता है, जो बड़ा सेंसेशनल होता है, जिसमें बहुत ही प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तो अगर कहीं भी ऐसी बात अगर वो थाने पर या सीनियर अधिकारी के संज्ञान में लाते तो नेचुरली पुलिस द्वारा जाकर ऐसे छात्रों की काउंसिल भी किया जाता है। और एहतियात के तौर पर हम उत्तराखंड में डेंगू के मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि अब डेंगू के मामले धीरे धीरे से कम होने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब तक 1750 मामले सामने आए हैं और इसको लेकर पहले से ही स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां की थी, जिसके तहत 2700 बेड डेंगू के लिए पहले से ही तैयार किए गए थे। अभी भी प्रदेश में 2000 बेड खाली पड़े हैं। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से डेंगू को लेकर मुस्तैद है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि 88% डेंगू के मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों में पहुंच गए हैं। अब प्रदेश में सभी विभाग समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। डेंगू के मामले हैं तो हमारे राज्य में 1750 टोटल पेशेंट जो है डेंगू के आए थे और इसमें 88% लोग ठीक हो गए हैं। और पूरे प्रदेश में हमने 2700 बेड जो है डेंगू के लिए आरक्षित किए हैं। आज भी हमारे राज्य में 2000 बेड जो है डेंगू के खाली हैं। कल मैं हरिद्वार की भी बैठक की थी, देहरादून की भी की है। हर जिलों की हम समीक्षा बैठक कर रहे हैं और अब आपने देखा होगा कि 4 दिन से डेंगू के मामले मसूरी में शहीद स्थल बिजली काटे जाने की वजह से अंधेरे में डूबा हुआ है, जिसको लेकर न्यूज 1 इंडिया ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। हमारी खबर का कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने संज्ञान लिया और तत्काल संबंधित विभाग और एसडीएम मसूरी को शहीद स्थल पर बिजली की व्यवस्था का सुचारू करने के निर्देश भी दिए हैं। का जो शहीद स्थल जो लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है, जहाँ पर हम शहीद दिवस पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और समय पर अन्य कार्यक्रम भी वहाँ पर होते हैं। 3 दिन से उसकी लाइट कटी है। जैसे ही मुझे इसका जानकारी मिली, मैंने संबंधित अधिकारियों को, विद्युत विभाग के अधिकारियों को और वहाँ के एसडीएम को निश्चित किया है कि तुरंत उसके कनेक्शन को जोड़ दिया जाए और बाद में प्रॉपर तरीके से उसके कनेक्शन को जो भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो संपत्ति नगर पालिका। कालाडूंगी थाना प्रभारी नंदन सिंह रावत के नेतृत्व में पुलिस और तहसील कर्मचारियों ने रक्तदान किया है। उत्तराखंड राज्य रक्त संचारण परिषद एवं उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा आयुष्मान भव सेवा पखवाड़ा के तहत यह रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। इस मौके पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालाडूंगी में पुलिस और तहसील कर्मचारियों समेत आम जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान बेस अस्पताल हल्द्वानी के डॉक्टरों की टीम भी मौके पर मौजूद रही। चलिए फिलहाल के लिए देवभूमि की खबरों में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।